अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सोजश क्यों होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज क्यों हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामत क्या होती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि ऐसा मरीज जिसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है उसको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए। और एंड में हम देखेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्लार्जमेंट का होम्योपैथी में किस तरह इलाज किया जाता है। तो नाज़रीन, जहाँ तक प्रोस्टेट ग्लैंड का तल्लक है, ये मर्दाना तौलीदी निज़ाम जो होता है उसके अंदर एक छोटा सा उजलाती गदूद होता है जिसकी शक्ल जो है वो अखरोट से मिलती जुलती होती है। एक नॉर्मल आदमी का जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो 7 से 16 ग्राम तक होता है। तो ये गदूद जो है ये मसाने के बिल्कुल मुंह के करीब जो है वो पाया जाता है। और पेशाब की नाली जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं वो इस गदूद के अंदर से होके बाहर आती है और पेशाब को मसाने से लेके बाहर खारिज करती है। दूसरा, इस गदूद के अंदर जो मनी वाली नाली होती है वो भी यूरिथ्रा के अंदर आके खुलती है। तो ये गदूद जो होता है ये मनी प्रोड्यूस करता है और इस मनी के अंदर जो है वो स्पर्म होते हैं, यानी नुत्फा जो है वो इस मनी के अंदर होता है। तो ये मनी उसको खुराक भी मुहैया करती है और उसके स्पर्म्स को ट्रेवल करने में ये मदद देती है। नाज़रीन, जो मर्दाना टेस्टिकल्स होते हैं वो स्पर्म बनाते हैं और ये गदूद जो है वो मनी प्रोड्यूस करके उन स्पर्म्स को वो आगे लेके जाता है। इस मनी के अंदर स्पर्म जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो अक्सर औकात ये होता है कि ये दूध जब फूल जाता है इसके जो सेल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो पेशाब वाली नाली यानी यूरिथ्रा जो होता है उसके ऊपर दबाव आ जाता है और इसमें पेशाब करने में रुकावट पैदा होती है। आमतौर पर ये दूध जो होता है ये उम्र के साथ साथ हर आदमी के अंदर इसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन 40 से 50 साल की एज के जो लोग होते हैं उनमें ये दूध जो होता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको हम BPH कहते हैं। तो नाज़रीन, अब हम ये देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की लॉन्चमेंट जो है इसमें आम तौर पर ये ऐसे लोगों में मर्ज होता है जो कि आराम तरीके की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी सिटिंग ज़्यादा होती है और वो मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं। ऐसे लोगों में ये मसला ज़्यादा होता है जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं और चाय और कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, उनमें भी ये मसला आ जाता है। प्रोटीन ज़्यादा लेने से ऐसे लोग जो, जैसे मैंने पहले मुरगन चीज़ों का जिक्र किया है, तो प्रोटीन ज़्यादा लेने से ये मर्ज ज़्यादा पैदा होता है। फिर टेस्टिकल की जो सेल्स की अंदर कुछ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं उसकी वजह से भी ये मर्ज पैदा होता है। शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं वो देहातों में रहने वाले लोगों की निस्बत ज़्यादा इस मर्ज से मुतासर होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की लॉन्चमेंट जो है इसका साइज की अगर बढ़ जाए किसी बंदे का तो उसमें अलामत क्या होती हैं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि यूरिन के स्टार्ट करने में और उसको एंड करने में इसकी अलामत ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। मसलन कि मरीज़ को बार बार पेशाब आता है, पेशाब करने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे थोड़ा पेशाब रह गया है। फिर ये होता है कि पेशाब देर से उतरता है। मिसाल के तौर पर मरीज़ वॉशरूम में गया है तो उसको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसका यूरिन जो है वो खारिज होना शुरू होगा। फिर पेशाब करते हुए बाज़ का दर्द भी होता है और इसकी जो हाजत होती है पेशाब की प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीज को वो तेज़ी से होती है, उसको भाग के वॉशरूम तक जाना पड़ता है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ यूरिन के कतरे जो हैं वो निकल भी जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह की इसमें अलामत, पेशाब के अंदर ब्लड भी आता है, पस भी आती है और इस तरह की अलामत जो है ना वो मरीज में देखने को मिलती हैं। वजूहात का मैंने पहले जिक्र कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ऐसा मरीज जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है या सूजा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए
और कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मरीज को एक्सरसाइज जो है वो रूटीन से करनी चाहिए। ठीक है, मरीज को प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, हर तरह की हर तरह का गोश्त जो है वो कम से कम यूज़ करना चाहिए। सालमन फिश जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो मौजूद होता है, जो कि ऐसे मरीज के लिए बहुत बेहतर होता है। उसके बाद सब्जियां ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, फल ज़्यादा खाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, और चाय और इसी तरह काफ़ी जो है इसे इज्तनाब करना चाहिए। और उसके बाद जो एक चीज़ है वो है कि चकनाई जो है वो कम से कम लें। ऐसे मरीज जिनकी फैमिली के अंदर शुगर का मर्ज नहीं है, ठीक है ना जी, या जिनके ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़े हुए, ऐसे मरीज किन्नो, मौसमी, माल्टा, लीमू वगैरह वो ले सकते हैं। लेकिन जिन अफराद की फैमिली के अंदर शुगर का मर्ज है या उनके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा है तो उनको किन्नो, मौसमी और इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो नहीं लेने चाहिए। ठीक है जी। जहाँ तक ताल्लुक है इसके इलाज का, और होम्योपैथी में इसका इलाज बहुत ही कामयाबी से हो सकता है। यानी होम्योपैथी के रेपर्टरी में 141 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो अलामात की बेस पे तजवीज़ की जाती हैं। तो नाज़रीन, यहाँ हम सिर्फ उनमें से एक मेडिसिन का जिक्र करेंगे जो कि इस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसे मरीज के लिए इस्तेमाल होती है जिसका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बड़ा हुआ है। यहाँ मैं कुछ अर्ज करता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ या जिसका मैं यहाँ जिक्र करने लगा हूँ वो हर मरीज वही एक मेडिसिन लेके खाना शुरू कर दे, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का फायदा आपको उसी वक्त में होगा जब आप मेडिसिन को सिम्टम्स के मुताबिक लेंगे, मरीज की मजाजी कैफियत को सामने रखते हुए तजवीज़ करेंगे। ठीक है जी। उसमें जो मर्ज में उतार चढ़ाव आता है, जो उसकी शिद्दत होती है, कमी होती है अलामत के अंदर, उसको हम देखते हैं। एक माहिर डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ मर्ज की अलामत को नहीं देखता, उस मरीज की मजाजी कैफियत जो होती हैं उसको भी हमने स्टडी करना होता है। फिर नाज़रीन ये बात होती है कि एक मेडिसिन जब मरीज फर्स्ट विजिट पे आता है तो उसके लिए हम एक मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद वही अलामत जो है, वही मेडिसिन जो है उसको हम रिपीट करते जाएं, बल्कि जैसे जैसे अलामत जो हैं वो चेंज होती जाती हैं, जैसे जैसे मरीज, फर्ज करिए कि मरीज जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है तो उसके अंदर 10 सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना जी, पूरी बॉडी के। तो जब वो एक हफ्ता मेडिसिन खा लेता है तो उसमें से 4 या 5 सिम्टम जो हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। तो जो बाकी रिमेनिंग सिम्टम्स होते हैं फिर हमने उनके लिए भी मेडिसिन चूज करनी होती है और देखना होता है कि अब मेडिसिन की पोटेंसी को बढ़ाना है या कम करना है। ये सारे काम जो हैं ये डॉक्टर ने करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक मेडिसिन मरीज उसका नाम सुन के तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो नाज़रीन, जो 141 मेडिसिन जिनका मैंने जिक्र किया है उनमें से जो मैंने मेडिसिन सेलेक्ट की है उसका नाम है चीमाफिला। तो अब हम देखते हैं कि चीमाफिला जो है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं, चूंकि इतना वक्त नहीं होता, इसलिए मैं चीमाफिला की सिर्फ जो यूरिनरी आर्गन से रिलेटेड सिम्टम हैं, जो उसके गुर्दे और उसके ब्लैडर और उसके प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड जो सिम्टम हैं, मैं उनका सिर्फ यहाँ जिक्र करूंगा। कि चीमाफिला का जो मरीज होता है ये इसका ओल्ड एज के अंदर जाके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है, इनलॉर्ज हो जाता है। मरीज जो होता है उसको पेशाब जो है वो बार बार आता है, पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है जैसे जैसे कुछ कतरे रह गए हैं, ठीक है। फिर इसका मरीज होता है वो आगे झुक के अगर पेशाब करेगा, खड़ा होके या टांगों को खोल के यूरिन करेगा तो उसका यूरिन थोड़ा सा आसानी से पास होता है। कई दफा तो ऐसा होता है कि मरीज सिर्फ खड़ा होके ही पेशाब कर सकता है या आगे झुक के ही सिर्फ पेशाब कर सकता है, ये उसमें कुछ सिम्टम होते हैं। और चीमाफिला का जो मरीज होता है उसकी अलामत जो होती हैं वो ठंड लगने से, सर्दी लगने से और ठंडी जगह पे बैठने से। अगर मरीज किसी ऐसी जगह पे बैठा है जो ठंडी है तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ज्यादा स्वेल कर जाएगा और ज्यादा इलाज हो जाएगा, यानी उसकी अलामत में शिद्दत आ जाएगी। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो चीमाफिला से जो है ना वो में मिलते
मिलते हैं। तकरीबन जो मैंने सिम्टम पहले प्रोस्टेट ग्लैंड के बताए हैं वो इस मेडिसिन के अंदर काफ़ी हद तक जो हैं वो पाए जाते हैं। अब नाज़रीन, हमने देखना ये है कि जो मेडिसिन मैंने जिनका जिक्र किया है कि लेबोरेटरी के अंदर सिर्फ इस मेडिसिन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम नहीं पाए जाते, और बेशुमार मेडिसिन हैं जिनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम पाए जाते हैं और उनमें 19-20 का फर्क होता है। ठीक है ना जी। जैसे हर मर्ज जो है वो उसकी अलामत हर मरीज के अंदर थोड़ी बहुत वेरी करती हैं, तो जिस तरह के सिम्टम होंगे, जो सेट ऑफ सिम्टम होगा, उसके मुताबिक हमने मेडिसिन चूज करनी है। तो नाजरीन, कभी भी मैं अपनी हर वीडियो में आपको इस बात पे मैं जोर देता हूँ कि खुद इलाजी कभी ना कीजिएगा, अपना इलाज खुद कभी ना कीजिएगा। एक माहिर डॉक्टर की राय और उसका मशवरा लेना इंतहाई ज़रूरी है। और नाज़रीन, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।